हाय गाइस, वेलकम टू द नेहा शर्मा शो। गाइस आज पता है क्या हुआ, मैंने पूरी वीडियो सुबह ही बना ली थी, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो डिलीट करनी पड़ी और दोबारा से फिर मैंने पूरी बनाई। मैंने सोचा था आज 2 एपिसोड्स अपलोड करूँगी, बट अफसोस कि आज एक ही कर पाऊँगी। एनीवेज, एंजॉय योरसेल्फ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि आरिफ बाहर को लेकर के जा रहा होता है और बाहर पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। तो फिर वो उसे सब कुछ बताता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, प्लीज़ गाड़ी रोक दो। इसके बाद वो गाड़ी रोकता है और वो वहाँ बहुत रोने लगती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। ट्विंच और असली अपनी माँ के बगैर ही रह गए, ये सब मेरे कारण हुआ, और तड़प तड़प कर बहुत रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एम्ब्रे कैफे में काम कर रहा होता है और तभी ये दिल वहाँ आकर बोलती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, इन लोगों के साथ मैं नहीं रह सकती। और इतने में दीजिए और ज़ेदा वहाँ आ जाते हैं और कहती है कि मिस्टर एम्ब्रे हमें जल्दी जाना होगा क्योंकि आज मुझे एलिस की ग्रेव पे जाना है, वहाँ पर बाहर भी आ रही है, हम सब वहीं जा रहे हैं, तो प्लीज़। तो वो कहता है हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए। उनके जाने के बाद रीडल फिर से कहती है कि इन लोगों के साथ मैं कैसे रहूंगी, देखो इन्हें, ये स्ट्रेंजर हैं। लेकिन वो उसकी बात फिर अनसुनी कर देता है। एनवर उन्हें वहाँ लेने आ जाते हैं और साथ में बहुत सारे फ्लावर्स के बुके लाते हैं, जिन्हें मिसेस अतिची कहती है कि पीछे डिग्गी में रख दो, लेकिन ज़ेदा कहती है कि नहीं, मैं गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। और उसके बाद टैक्सी ड्राइवर के लिए वो पूछती हैं, तो वो कहता है कि ये बेचारा तो बहुत अच्छा आदमी है, बोलता है कि मैं मीटर भी चालू नहीं करूंगा और हमने एक रेट फिक्स कर लिया है। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप चाहें तो कुछ भी मत दीजिएगा। लेकिन मैं दीजिए कहती है कि क्यों पैसे नहीं दे रहे, तुम्हारे पैसे तो बनते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे हालात पता हैं इसीलिए। और गाइस शायद वो टैक्सी वाला उन लोगों को पहले से ही जानता था। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बाहर पूछती है कि मॉम और पापा तो ठीक है ना, तो वो कहता है कि हाँ वो लोग तो ठीक है, लेकिन ज़ेदा सबसे ज़्यादा इसके इफेक्ट में आई थी, यहाँ तक कि हमें तो डर था कि कहीं वो कुछ कर ना ले, इसीलिए हम लोगों ने उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा और बस उसके साथ ही रहे, पर अभी थोड़ा सा सुधार है। और बाहर एक बार फिर से खूब रोने लगती है। आरिफ कहता है कि तुम्हारी मॉम ने ज़ेदा का बहुत ख्याल रखा, अगर उसकी अपनी मॉम भी होती तो शायद इतना ख्याल नहीं रख पाती। और असली और ट्विंच अपनी दादी के पास है, उनके पिताजी उन्हें आकर ले गए थे। बाहर बस यही बोलती रहती है कि ओ मेरी प्यारी फ्रेंड, मेरी डार्लिंग, ये सब मेरी वजह से हुआ है। आरिफ आगे बताता है कि हमने तुम्हारे बॉस से बात की और वो मान गया, इसीलिए ज़ेदा और तुम्हारी मॉम उसके कैफे में काम करती हैं ताकि ज़ेदा का ध्यान बटा रहे। तभी बाहर अचानक से कहती है कि क्या मिस्टर एम्ब्रे जानते हैं कि अर्दा उनका बेटा है। तो आरिफ थोड़ा सरप्राइज तो होता है, लेकिन वो कुछ खास ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सीन में एम्ब्रे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूँ, तो वो कहती है कि क्या मैं माफ़ी मांग लूँ। कहता है नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि एम्ब्रे ने दिल को जॉब से निकाल दिया है। इसके बाद वो खुद कैफे से बाहर चला जाता है और तभी हम शीरीन को कैफे की तरफ आते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि यीडल सारी के सारी कप प्लेट फोड़ रही होती है और तभी वहाँ पर शीरीन आ जाती है जो उसे देखती है। तो ये देखकर यीडल कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो। तो वो बोलती है कि मैं यहाँ किसी से मिलने आई थी, तो वो उसे और भी चिल्लाने लगती है। तो शीरीन बोलती है खुद तो तुम गलत कर रही हो, कप प्लेट फोड़ रही हो और मुझे बोल रही हो। तो इसके बाद दोनों में थोड़ी सी बहस होती है। यीडल सीधा शीरीन के बालों में अपनी च्युइंगम थूक देती है। ये देखकर बजा गुस्सा होने के शीरीन कुछ हंसने लगती है और बाहर आती है और वो बालों से च्युइंगम हटाकर सीधे सड़क पे फेंक देती है। लेकिन तभी वहाँ से एम्ब्रे गुजरता है और कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी मैडम, आप ये च्युइंगम उठाकर डस्टबिन में डाल दीजिए प्लीज़। तो वो बोलती है कि ये च्युइंगम मेरी नहीं है, तुम्हारे ही कैफे से तुम्हारे स्टाफ मेंबर ने मुझ पर थूकी है। तो बोलती है अब तुम ये सोच रहे हो कि किसने तुम्हें बता दूं कि वही लेडी जो तुम्हारी कप प्लेट फोड़ रही है। ये सुनकर एम्ब्रे कहता है कि आई एम सॉरी, मैं अपोलोजाइज करता हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ कॉफ़ी पर चलिए। तो वो बोलती है यहाँ कॉफ़ी पे? तो कहता है कि नहीं, हम कहीं और चलकर कॉफ़ी पीते हैं और मैं उस लड़की को भी समझा दूंगा, मैं समझ गया आप किस लड़की की बात कर रहे हो। लेकिन शीरीन मुस्कुराते हुए कहती है कि फिर कभी, और जाने लगती है। तो पीछे से एम्ब्रे पूछता है कि लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और चलती चली जाती है। उसके बाद एम्ब्रे कैफे में आता है और आते ही धीरे से यीडल का एप्रन उतार देता है और उससे कहता है यू आर फायर्ड और अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। कस्टमर को यीडल अटेंड कर रही थी, उन्हें वो खुद ही अटेंड करने लग जाता है। यीडल उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ सुनता ही नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सार्प अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है और तभी बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते खाने में। तो पेरिल कहती है कि तुम लोगों को खाने में क्या पसंद है। वो लोग कुछ डिश का नाम लेते हैं, गाइस मुझे नहीं पता है क्या है। तो फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी, लेकिन निशान बोलती है कि
आप तो कुकिंग करती नहीं हो ना? तो वो कहती है कि मैं कभी कभी कुकिंग करती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मम्मा जितना अच्छा तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी। तो बोलती है कि मेरी मॉम तो आज रात को आ जाएंगी, फिर वो खुद ही बना देंगी। फिर बोलती है कि डिनर के बाद इंग्लिश कौन कौन पढ़ना चाहेगा? तो निसान एज यूजुअल शांत रहती है, लेकिन तभी डोरू कहते हैं कि मैं पढ़ूंगा। तो वो कहती है ठीक है, तो फिर हम कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो निसान को यूं उदास देखकर सार्प कहते हैं कि बेटा तुम क्या करोगी डिनर के बाद? तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा और मिस्टर एनवर और मिसेस हतीजा फाइनली पहुंच ही जाते हैं ग्रेवयार्ड में। तो वो कहती है कि पापा मैं उठा लेती हूँ ना सारे फ्लावर्स। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, ये इतने भारी नहीं हैं। और फिर वो लोग बहुत ही धीरे धीरे कदमों से चलकर येलिस की कब्र तक पहुंच जाते हैं। बाहर कहती है कि पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि तुम में से किसी के साथ कुछ तो गलत हुआ है। मुझे तुम्हारी फिक्र थी, क्योंकि तुम ऊपर गए तो मुझे लगा कि कहीं उन्होंने तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं कर दिया, इसीलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें ही कॉल किया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पेरिल तो डोरू को कलर्स के बारे में पढ़ा रही होती है और सामने सान भी अपने पापा के साथ बुक लेकर बैठ जाती है। तो पेरिल डोरुक से डिफरेंट कलर्स के बारे में पूछती है, वो सभी के नाम बताता है, लेकिन वो वाइट कलर का नाम नहीं बता पाता। तो फिर एकदम से निसान बोल देती है। तो पेरिल कहती है कि वाओ, तुमने भी बहुत ध्यान से सुना। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने नहीं सुना, मुझे तो जाले आंटी ने सिखाया था। तो फिर डोरुक कहता है जाले आंटी ने मुझे तो नहीं सिखाया। एक सीन में हम देखते हैं कि मिसेस हतीजे और ज़ेदा मिलकर येलिस की कब्र को सजाते हैं फूलों से। और ज़ेदा बोलती है कि येलिस को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते थे, तो अब वो खुश होगी। और उसके बाद में मिसेस हतीजे उस पर पानी भी देने लगती हैं। इतने में बाहर और आरिफ भी ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर की हिम्मत ही नहीं हो रही होती अंदर जाने की। और वो फिर से रोना शुरू कर देती है और कहती है हम कहाँ आ गए येलिस, ये कहाँ आ गई? सब कुछ मेरे कारण हुआ और मुझे ले चलो आरिफ, मुझे ले चलो। और उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं। तो वो तीनों तो अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं और जैसे ही ज़ेदा बाहर को देखती है तो वो लोग एकदम से खड़े हो जाते हैं। और इसके बाद बाहर वहां आकर अपना सर ग्रेप पर रखकर खूब फूट कर रोती है और कहती है कि मेरी प्यारी फ्रेंड, ये क्या हो गया? रो रोते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम इसके अंदर हो? और बाहर को यूं बुरी तरह रोता हुआ देखकर मिसेस हतीजे और ज़ेदा भी उसे संभालते हैं और फिर तीनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें रात का सीन दिखाया जा रहा है, जहाँ पर सब लोग बाहर को विदा कर रहे हैं। आने से पहले बाहर सबको अपने गले लगाती है एक एक करके, और इसके बाद सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में आरिफ बाहर का फोन लौटाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के सामने तो नहीं कहा, पर अगर तुम चाहो तो मिसेस जाले के घर रुक जाओ और सुबह जाकर पुलिस में अपना स्टेटमेंट दो। तो वो कहती है कि नहीं, पहले मुझे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। तो वो बोलता है कि बच्चे तो प्रोटेक्टेड ही हैं, बस तुम रुक जाओ, किसी को भी शक नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। तुम अपनी स्टेटमेंट दे देना एक बार पुलिस को कि उस रात क्या क्या हुआ था, फिर तुम चली जाना। तो वो कहती है कि नहीं, मैं पुलिस के पास जाऊंगी, लेकिन पहले अपने बच्चों को बचाऊंगी और उसके बाद मैं कहूंगी कि जिस आदमी सार्प को आप समझ रहे हो कि नहीं रहा, वो जीवित है और ये सारा कुछ उसी की वजह से हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम सार्प को बॉनफायर के पास बैठा हुआ देखते हैं। वहीं पेरिल सोफे पे बैठकर कॉफी पीती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि आज रात को बाहर वापस आ जाएगी? तो वो कहता है कि बच्चे यहाँ पर है तो जरूर आ जाएगी। लेकिन पेरिल बोलती है कि हो सकता है कि वो आदमी जो उसका लवर है वो उसे कहे कि आज रात यहीं रुक जाओ। तो कहता है क्या कहा तुमने? तो कहती है बहुत नॉर्मल है, वो उसका लवर ही है, क्योंकि 5 साल तक तो वो लोग यही समझते थे ना कि तुम जीवित नहीं हो। तो सार्प कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैंने क्यों नहीं बताया कि बाहर जीवित है? क्योंकि मुझे पता था कि वो कॉफी शॉप वाला उसका लवर है, इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। तो वो कहता है कि शट अप। तो कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मुनीर के पास फोटोग्राफ है उनकी, चाहो तो उनसे मांग लेना। थोड़ी देर बाद बाहर घर आ जाती है और सार्प उसे आवाज़ देता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती, सीधी चलती जाती है और ना ही पेरिल की सुनती है और सीधा रूम में आती है। तो वहाँ बच्चे सो रहे होते हैं और खुद भी उनके पास सो जाती है। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।